बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे ठोस पदार्थों के चुंबकीय गुण। इस बात को पढ़ेंगे कि ठोस पदार्थों में क्या क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, इसको पढ़ने से पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ में या किसी भी पदार्थ में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, चुंबकीय गुण आता है, जो ये चुंबकीय गुण कहां से आता है। तो बेटा चुंबकीय गुण कहां से आता है, इस बात को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। चुंबकीय गुण कहां से आ रहा है, इस संबंध में अगर मैं चेक करूं तो बेटा हमने एक चार्ज पार्टिकल पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कैसा कण है, आवेशित कण। और आवेशित कण पर हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, अगर कोई भी आवेशित कण अपने स्थान पर फिक्स है अर्थात गति नहीं कर सकता, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो एक ऐसा पार्टिकल है जो मूवमेंट करता है, लेकिन मैं किसी भी आवेशित कण की बात करूं, सबसे पहले तो मैं इसे बता देता हूं कि अगर मेरे पास कोई भी आवेशित कण है, अब आवेशित कण दो प्रकार का हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अर्थात प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल अर्थात इलेक्ट्रॉन। अगर ये दोनों, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर अपनी जगह पर फिक्स है, स्टेशनरी है, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो वो निर्माण करता है वैद्युत क्षेत्र का, इलेक्ट्रिकल फील्ड को तैयार करता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब अपने स्थान पर फिक्स होता है तो वो वैद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट में है, गति कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, अपने स्थान से एक स्थान तक दूसरे स्थान तक गति करता है, तो बेटा जो चार्ज पार्टिकल होता है उस समय वो एक और क्षेत्र तैयार करता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र अर्थात ये दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने आप में एक स्मॉल छोटा चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो इस बात को आप सभी याद रखोगे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, अपने स्थान पर फिक्स है, वो केवल वैद्युत क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण नहीं कर सकता। परंतु जैसे ही चार्ज पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर देता है, एक नियत गति से चलना स्टार्ट कर देता है, तो बेटा वो एक और प्रकार के क्षेत्र को डेवलप करता है और वो उस प्रकार के क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न करेगा, जब वो मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट की तरह भी व्यवहार करेगा। जब वो मूविंग चार्ज पार्टिकल अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा तो उस स्मॉल मैग्नेट के चारों ओर उसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। अब आप इस बात को तो जानते हो कि इस दुनिया में हर एक पदार्थ, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो और या फिर वो गैस पदार्थ हो, हर एक पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है। तो मैं यहां लिखूंगा कि हमारे यहां जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे काहे से मिलकर बने हैं, परमाणु से मिलकर बने हैं। अगर कोई भी एटम है, हमारे कोई भी पदार्थ है, आप चाहे जिस पदार्थ की बात करें, किसी भी अवस्था में वो पदार्थ, ठोस द्रव गैस में, हर एक पदार्थ छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है और वो छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब जितना भी एटम होगा, कोई भी ऐसा एटम अपने पास अवेलेबल नहीं है जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हर एक पदार्थ में परमाणु होता है और हर एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। और आप सभी इस बात को जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है, गति करता रहता है। इलेक्ट्रॉन की पहली प्रॉपर्टी कि ये चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये मूवमेंट भी करता है, गति भी करता है। अगर ये चार्ज पार्टिकल भी है और गति भी करता है, अर्थात चार्ज पार्टिकल जब गति करता था, आपने बताया था ये कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र। अगर इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल है और गति भी करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी अपने चारों ओर क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट की तरह व्यवहार प्रकट करेगा। लेकिन
अब बात आती है इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो है, ये किस प्रकार की गति करता है। तो बेटा मैं अगर इलेक्ट्रॉन पर गति की बात करूं तो बेटा मैं एक एटम का फिगर बनाता हूं। बेटा एक एटम के फिगर में ये पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया, अर्थात न्यूक्लियस नाभिक है, और नाभिक के चारों ओर आप सभी ने पढ़ी होंगी कई वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं पाई जाती हैं, और उन दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करता रहता है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया और ये दिखाया कि इलेक्ट्रॉन अपनी वृत्तीय कक्षा में लगातार क्या कर रहा है, गति कर रहा है। अब मैं क्या सोचता हूं, मैंने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉन आवेशित कण भी है, गति भी करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण भी है और गति भी करता है। ये अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट, एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। तो क्योंकि अब यहां पर चेक किया जाए तो न्यूक्लियस के चारों ओर गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पहली प्रकार से गति कर रहा है जिस गति को हम कहते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसके चारों ओर करता है, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक स्मॉल मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। या पहली बात, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, इलेक्ट्रॉन कुछ चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है। अभी एक और बात होगी, इलेक्ट्रॉन केवल वृत्तीय गति में ही गति नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन घूर्णन गति भी करता है। घूर्णन गति कुछ इस प्रकार से, अगर इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करता है, ये तो वृत्तीय गति हो गई। अगर इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमता है तो इसको अक्षीय गति या घूर्णन गति भी कहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार की मूवमेंट करता है, पहला वृत्तीय गति, किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय गति करता है, और दूसरा घूर्णन गति करता है। तो बेटा इसका मतलब मैं समझा कि एक चार्ज पार्टिकल जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है वो 2 प्रकार की मूवमेंट करता है, 2 प्रकार की मूवमेंट रखता है, और उन दोनों प्रकार की मूवमेंट से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड या कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म उत्पन्न होता है। कुछ चुंबकत्व उत्पन्न होता होगा वृत्तीय गति के कारण, और कुछ चुंबकत्व उत्पन्न होता होगा घूर्णन गति के कारण। अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कुछ चुंबकत्व को उत्पन्न करता है, कुछ चुंबकीय नेचर को उत्पन्न करता है, तो परमाणु में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों के परमाणु के अंदर उपस्थित होने के कारण परमाणु भी अपना कुछ ना कुछ चुंबकीय गुण रखता है। अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने अपना एक चुंबकीय नेचर बना रखा है, तो फिर एटम ने भी चुंबकीय नेचर बना रखा है। क्यों? एक एटम तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखता है, और जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रखता है, अगर इलेक्ट्रॉन ने चुंबकीय गुण बना रखा है, तो एटम ने भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाकर तैयार कर रखा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक एटम जो है वो एटम इलेक्ट्रॉनों के कारण अपने अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करता है, चुंबकीय आघूर्ण को तैयार करता है। किसके कारण से? परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण से उत्पन्न हुआ? इलेक्ट्रॉन के कारण। और इलेक्ट्रॉन के कारण क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल और ये लगातार मूव करता रहता है। कितने प्रकार के मूवमेंट दिखाता है? 2 टाइप की मूवमेंट दिखाता है। सबसे पहले वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसके चारों ओर करता है? नाभिक के चारों ओर। दूसरा घूर्णन गति, अपनी ही अक्ष पे लगातार घूर्णन करते हुए गति करता है। इन 2 गति के कारण इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है। अगर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, तो परमाणु में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा, और परमाणुओं से ही मिलकर बने होते हैं पदार्थ, तो इसलिए पदार्थ में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होंगी। तो अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को चेक करूं, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर पदार्थों में जितने भी प्रकार की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, मैं उनको देखता हूं, तो मैंने पदार्थों को 5 प्रमुख भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से प्रमुख भागों में डिवाइड रखा गया है? पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, जिसे हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। मैं आगे अगर चलता हूं तो लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और लास्ट में आता है लघु चुंबकीय पदार्थ, जिन्हें फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इस बात को ध्यान रखना कि किसी एटम पर मैग्नेटिक फील्ड
कब तैयार होता है चुंबकीय आघूर्ण, कब तैयार होता है? तो जब उसका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण एटम पर भी एक प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय क्षेत्र तैयार किया जाता है। एटम भी एक प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है। अब क्योंकि एटम चुंबकीय क्षेत्र तैयार करता है, तो उस बेसिस पर मैं मान लेता हूं कि हर एक पदार्थ में एटम होता है, तो हर पदार्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक अगर देखा जाए चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि पदार्थ में जो चुंबकीय आघूर्ण है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण है। इलेक्ट्रॉन्स के कारण हर एक परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ होता है। अब बेटा मैं बात करता हूं एक एक प्रकार से। सबसे पहले प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ को अगर मैं पढ़ूं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें किसी बाह्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, बाह्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये बाह्य चुंबक द्वारा बहुत कम, बहुत अल्प या कम, बहुत कम मात्रा में, अल्प मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं, अर्थात दूर चले जाते हैं। प्रतिकर्षित होते हैं। अगर प्रतिकर्षित होते हैं, मेरे पास एक मैग्नेट था, तो बेटा मैग्नेट आप जानते हो, अगर कोई भी मैग्नेट मैं रखूंगा तो उस मैग्नेट का कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर मैं किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, ये बाह्य चुंबक है, ये बाह्य चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है। मैंने किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को लिया और उस डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया, तो ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, इस बाह्य चुंबक द्वारा क्या किया जाएगा, प्रतिकर्षित किया जाएगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में दूर की ओर ढकेला जाएगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र में दूर की ओर ढकेला जाता है कम आकर्षण बल, कम प्रतिकर्षण बल से, तो अल्प प्रतिकर्षण बल से अगर बाहर की ओर ढकेला जाता है, हम ऐसे पदार्थ को क्या नाम देते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो मैं यहां लिखे भी देता हूं कि कैसा पदार्थ कहलाता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। पदार्थ कहलाता है। तो बेटा ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा हो गई कि मेरे पास एक बड़ा सा मैग्नेट है, उस मैग्नेट का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पे रख देता हूं, तो ये जो बड़ा बाह्य मैग्नेट है ये हमारे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या कर देगा, धीरे से प्रतिकर्षित कर देगा और उसे चुंबकीय क्षेत्र से बाहर करने का प्रयास करेगा। तो अगर कोई सब्सटेंस चुंबक के संपर्क में आकर चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होता है, हम उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और बेटा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में एक बात नोट करने लायक है कि इन पदार्थों, कौन से पदार्थों, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के अणु, परमाणु या आयनों में इस प्रकार का पदार्थ होगा, तो चाहे उसका अणु हो, चाहे परमाणु हो, चाहे आयन हो, में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज अगर पूछता है
तो आप इस बात को ध्यान रखोगे। पूछता है क्यों प्रतिकर्षित होता है, बेटा बोलते हैं क्योंकि जब भी हम ऐसे पदार्थों के अणु परमाणु या आयनों को चेक करते हैं मुझे उसमें से कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखूं तो मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल रखे हुए हैं। मैं उन एग्जाम्पल्स को अगर चेक करने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास जैसे NaCl है। NaCl बेटा चेक करोगे ये दो आयनों से मिलकर बना है, Na पॉजिटिव आयन और Cl निगेटिव आयन। मैं सबसे पहले Na पॉजिटिव आयन को चेक करूंगा तो मैं Na पॉजिटिव आयन को अगर चेक करने की कोशिश करता हूं, वैसे Na का एटॉमिक नंबर 11, लेकिन पॉजिटिव आयन का मतलब है अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 10, क्योंकि पॉजिटिव आयन का अर्थ है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है। अब मैं 10 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करता हूं तो आता है ये 1s2 2s2 2p6 इस प्रकार से आता है। अब मैं अगर इन सभी कोशों के उप कोशों के इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भर के चेक करूं तो 1s के लिए एक ऑर्बिटल बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। 2s2 के लिए चेक करोगे 2 इलेक्ट्रॉन वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। p में 3 ऑर्बिटल्स बनाए जाते हैं। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉन्स को भरता हूं 1 2 3, अब इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में 6। मैं क्या चेक करता हूं, इनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मुझे मिले Na पॉजिटिव आयन में, वो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन मुझे मिले हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जोड़े से बने हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, अयुग्मित नहीं है। अयुग्मित का मतलब बिना जोड़े वाला, सबका जोड़ा बना है, अर्थात बिना जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं गया, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा बना है। अभी सोचने वाली बात है, अभी आप सर कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें बहुत सारे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में गति करते हुए या घूर्णन गति करते हुए मैग्नेटिक फील्ड तो भी तो बनाएंगे। तो बेटा होता क्या है ऐसी सिचुएशन पे, ये इलेक्ट्रॉन के घूर्णन की दिशा है। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने माना कि ये ऊपर के लिए इलेक्ट्रॉन भरा है, ऊपर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरा है, ये अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमते हुए चुंबकीय आघूर्ण का निर्माण करता है। क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट किया और चुंबकीय आघूर्ण की कुछ अमाउंट को तैयार किया। लेकिन जस्ट साइड वाला इलेक्ट्रॉन को मैं चेक करता हूं तो इसकी बेटा अब डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये बेटा इसका मतलब है जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और जितना पहला इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण बनाता है जस्ट उससे विपरीत उतना ही चुंबकीय आघूर्ण दूसरा इलेक्ट्रॉन बना लेता है। विपरीत क्यों चुंबकीय आघूर्ण बनाकर तैयार करता है, क्योंकि इन दोनों के स्पिन करने की, इन दोनों के चक्रण की दिशा विपरीत है। तो जितना एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण बनाकर तैयार करता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रॉन भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड तैयार करता है इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से या इसका चुंबकीय आघूर्ण उसके चुंबकीय आघूर्ण से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसी तरह इसका चुंबकीय आघूर्ण अगले वाले इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण से कैंसिल हो जाएगा, और जोड़े में रखे जितने भी लगभग इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करता रहेगा, कैंसिल करता रहेगा। अभी सोचने वाली बात है, अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय आघूर्ण को समाप्त करता रहेगा तो क्या सोडियम के एटम में कोई चुंबकीय प्रॉपर्टी पाई जाएगी, या सोडियम के आयन में कोई चुंबकीय प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी? तो बेटा क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चुंबकीय आघूर्ण बनकर तैयार हुआ, जस्ट साइड वाले इलेक्ट्रॉन ने, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन ने उस चुंबकीय आघूर्ण को समाप्त कर दिया, इसलिए इस पूरे आयन में किसी भी प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण बनकर तैयार नहीं हुआ, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बनकर तैयार नहीं हुआ। सेम अगर मैं Cl- चार्ज को चेक करूं तो Cl- चार्ज को अभी आप जानते हो Cl पर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन Cl ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, तो उसी प्रकार नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। इसलिए अब मैं इस पे इलेक्ट्रॉन्स कितने लिखे देता हूं, 18। आप चेक कर सकते हो, इसको कैसे चेक कर सकते हो, आप क्लोरीन माइनस चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे और आप चेक करोगे क्या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका जोड़ा नहीं बना है। आप इस बात को चेक करने पर पाओगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं
उन सब इलेक्ट्रॉनों ने अपना पेयर बना रखा है, जोड़ा बना रखा है। और जोड़ा बनाने का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन जो चुंबकीय गुण उत्पन्न करेगा जिस दिशा में, दूसरा इलेक्ट्रॉन, पेयर वाला इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण उतना ही उत्पन्न करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न करेगा। एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न किया गया चुंबकीय आघूर्ण जस्ट बगल वाले पेयर वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर देगा। इस प्रकार से लगातार इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल हो जाएगा और पूरे Cl- आयन का, अगर मैं ओवरऑल Cl- आयन का भी मैं चेक करूंगा कि क्या चुंबकीय आघूर्ण है, आप बताओगे किसी भी प्रकार का चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 0। पॉजिटिव आयन का भी मैग्नेटिक चुंबकीय आघूर्ण जो था वो भी 0 था। नेगेटिव आयन का भी चुंबकीय आघूर्ण 0 था। इसलिए टोटल पदार्थ का भी चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। तो आप इस बात को भी लिख सकते हो कि इन पदार्थों के लिए चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो मैं लिख सकता हूं इस चीज में एक इंपॉर्टेंट नोट है ये कि ऐसे पदार्थों के लिए, ऐसे पदार्थों के लिए नेट चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। शून्य होता है। अभी एक बात सोचने वाली बात है बेटा, अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे लास्ट में, अगर आप ध्यान से देखोगे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने वाले प्रतिचुंबकीय पदार्थों में और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थों में। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में एक बात नोटिस करने वाली बात है, मैं लौह चुंबकीय पढ़ूंगा तब उस बात को ज्यादा ढंग से क्लियर होगी। मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ में एक और बात लिख देता हूं, देखो ध्यान रखने वाली बात है। जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वो जिन आयनों से मिलकर बना था उन आयनों का भी चुंबकीय आघूर्ण कितना था? 0 था। उन परमाणु, अगर ये परमाणुओं से बना होता तो परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण भी 0 होता, अणुओं से मिलकर बना होता तो अणुओं का भी चुंबकीय आघूर्ण 0 होता। मतलब ना तो परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण ना तो अणु का चुंबकीय आघूर्ण, किसी भी चीज का चुंबकीय आघूर्ण होता ही नहीं है। तो मैं इस बात को यहां लिखे देता हूं, ऐसे पदार्थों में अणु परमाणु और आयनों का स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। स्वयं का चुंबकीय आघूर्ण का मतलब इस पूरे सब्सटेंस का चुंबकीय आघूर्ण तो 0 होगा ही होगा, बल्कि ये पूरा सब्सटेंस जिन अवयवी कणों से मिलकर बना है उनका भी चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। यह प्रतिचुंबकीय पदार्थ की खासियत है। अगर किसी भी पदार्थ को बनाने में 4 प्रकार के एटम यूज हुए हैं तो चारों पूरे पदार्थ का तो चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा ही होगा, बल्कि उन सभी चारों एटम का अलग अलग भी चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे वो भी 0 मिलेगा। यह खासियत होती है प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। तो बेटा ये हो गया प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब मैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ को मिटा देता हूं, मैं पढ़ता हूं नेक्स्ट टाइप का कि अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो बेटा आ जाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थों पर। मैं पढ़ देता हूं अनुचुंबकीय पदार्थों की डेफिनेशन क्या है। बोलता है, कहता है वे पदार्थ जिन्हें किसी बाह्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, अगर आपके पास कोई बाह्य चुंबक है और बाह्य चुंबक का एक चुंबकीय क्षेत्र है, अगर आप किसी पदार्थ को उस बाह्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो और चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबक द्वारा बहुत अल्प मात्रा में आकर्षित किए जाते हैं। पिछले वाले सब्सटेंस जो थे वो प्रतिकर्षित किए जाते थे, ये सब्सटेंस क्या किए जाते हैं? आकर्षित किए जाते हैं। और जब आकर्षित किए जाते हैं तो ऐसे पदार्थों को हम क्या नाम देते हैं? कहते हैं ऐसे पदार्थों अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, क्योंकि जो बाह्य मैग्नेट है, जो बाह्य चुंबकीय पदार्थ है, ये अपनी ओर इन्हें क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। लेकिन कब आकर्षित करोगे? जब आप इस पदार्थ को किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तब। चुंबकीय क्षेत्र से बाहर रख दिया, कोई भी मैग्नेट इसे अपनी ओर आकर्षित करने वाला नहीं है।
और बेटा इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं उस इंपॉर्टेंट चीज को यहां लिखे देता हूं कि क्या बेटा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आखिर क्या ऐसा रीजन है कि चुंबकीय जो बाह्य चुंबक है इसने इस पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया। तो मैं उसका रीजन लिखे देता हूं कि वह आकर्षित करता है क्योंकि इन पदार्थों के अणु, परमाणु या आयनों, अणु परमाणु या आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को हम एक और नाम से जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पाए जाते हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसका जोड़ा नहीं बना, ऐसा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मैं एग्जांपल की अगर बात करता हूं तो बेटा पैरामैग्नेटिक के लिए एग्जांपल आता है O2, NO, Na। मैं चेक कर लेता हूं Na के लिए। बेटा Na का एटॉमिक नंबर 11, इस बार हम इसको 10 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि Na पर ना तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है ना निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। मैं चेक करूंगा 1s2 को मैंने चेक किया, s के लिए 1 ब्लॉक बनता है, 1 ऑर्बिटल बनाया जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन जस्ट बगल में अपोजिट डायरेक्शन के साथ, 2s के लिए भी सेम है, 1 ऑर्बिटल बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट डायरेक्शन। 2p के लिए तो बेटा आपने 3 ऑर्बिटल बनाए थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, यहां भी तो अपोजिट डायरेक्शन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। तो क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही है सब पूरे में? चेक कर लेते हैं 3s1 को। बेटा s में एक ऑर्बिटल बनता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर अगर मैं चेक करूं तो मुझे यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल मिलता है। मैं क्या मानूंगा कि इसके द्वारा जो चुंबकीय गुण बनाया गया वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के द्वारा चुंबकीय गुण जो बनाया गया समाप्त हो गया। इसके द्वारा बनाया गया चुंबकीय गुण इसके द्वारा बनाया गया चुंबकीय गुण से समाप्त हो गया। इन दोनों का चुंबकीय गुण एक दूसरे को समाप्त करता है, इनका समाप्त करता है, इनका समाप्त करता है। लेकिन जो चुंबकीय गुण इस इलेक्ट्रॉन ने डेवलप किया होगा, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूर्णन करते हुए इस इलेक्ट्रॉन ने जो चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र बनाया है, उसे समाप्त करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अर्थात मैं क्या सोचता हूं, सोडियम का एक एटम अपना कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण बनाता है। क्यों बनाता है? अपने उस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते, बेटा सोचो, एक ने जिस डायरेक्शन में चुंबकीय गुण बनाया, सोचने वाली बात है, थोड़ा सा अगर मैं चेक करूं, अगर मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन होता लेकिन यहां ना भरा होता, अनपेयर्ड ही होता, वो भी कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण बनाता सेम डायरेक्शन में। क्योंकि अगर अलग से ऑर्बिटल में किसी में भरा होता, वो भी तो सीधा ही भरा होता, डायरेक्शन सेम, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन भी सेम। और चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन सेम तो अभी सोचने वाली बात है। सोडियम में वैसे एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय आघूर्ण को बनाकर तैयार करता है, रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण एक इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, कम होता है चुंबकीय गुण। अगर बाई चांस मैं केवल ऐसा कल्पना करता हूं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन पे होते और चुंबकीय गुण बनाते, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता, क्योंकि अब 2 इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में चुंबकीय गुण को या चुंबकीय क्षेत्र को बनाकर तैयार कर रहे हैं। क्योंकि सोडियम में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वही चुंबकीय आघूर्ण को निर्मित करेगा। तो मैं क्या मानता हूं, सोडियम का एक परमाणु अपने चुंबकीय आघूर्ण की कोई ना कोई निश्चित डायरेक्शन रखता है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये समाप्त क्यों हो गए, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड थे, समाप्त हो गए।
अब मैं बात करता हूं, अगर मुझे बनाना पड़े इसी प्रकार के सब्सटेंस के लिए फिगर, तो मैं फिगर कैसे बनाऊंगा? मेरे पास ये कोई अणुचुंबकीय पदार्थ है। अणुचुंबकीय पदार्थ में आप जानते हो कोई भी अणुचुंबकीय पदार्थ हो या कैसा भी पदार्थ हो, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो मैंने बहुत सारे परमाणु बना रखे हैं। उन सभी परमाणुओं का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, लेकिन सभी पदार्थ में परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा कोई निश्चित तो है नहीं। सारे के सारे जितने भी परमाणु उन्होंने अपनी चुंबकीय आघूर्ण को बना तो रखा है, डायरेक्शन तो बना रखी है, लेकिन उस पदार्थ में जितने भी परमाणु है जरूरी थोड़े कि सारे परमाणुओं की चुंबकीय आघूर्ण की दिशा एक ही हो। चुंबकीय आघूर्ण को बना रखा है, लेकिन एक परमाणु ने अपनी चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन को बनाया, दूसरे परमाणु ने हो सकता है दूसरे डायरेक्शन में बनाया होगा, चुंबकीय आघूर्ण तैयार किया होगा, लेकिन हो सकता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो, क्योंकि एटॉमिक अरेंजमेंट है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। और ऐसी सिचुएशन पर अगर मैं चेक करूंगा तो इसका जो नेट टोटल परमाणु का स्वयं का तो चुंबकीय आघूर्ण होगा, लेकिन संपूर्ण ठोस का अगर चुंबकीय आघूर्ण चेक किया जाए, परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण होता है परंतु संपूर्ण ठोस का चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। अगर मैं इसको लिखे देता हूं कहीं पर, परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण है परंतु संपूर्ण ठोस, संपूर्ण का मतलब जब बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं, संपूर्ण ठोस का चुंबकीय आघूर्ण शून्य है। फिर से ध्यान रखना, मैंने केवल परमाणु को चेक किया था, उसका चुंबकीय आघूर्ण था, लेकिन जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिल गए फिर मैंने चेक किया, तो क्योंकि इनकी डायरेक्शन चुंबकीय आघूर्ण की, हर एक परमाणु की चुंबकीय डायरेक्शन अलग अलग है, अलग अलग है, इसलिए पूरे सब्सटेंस का जो रिजल्टेंट चुंबकीय आघूर्ण निकलता है वो जीरो है, वो कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इसने बताया था कि वे पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक उन्हें आकर्षित कर लेता है, तो मैं चेक करता हूं अगर चुंबक के क्षेत्र में जब ऐसे पदार्थों को नहीं रखा गया तो ये डायरेक्शन थी एटॉमिक परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की। अगर मैं इसे किसी चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूं, बेटा मैं थोड़ा सा लिखता हूं चुंबकीय क्षेत्र, अगर मैं ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर परमाणुओं द्वारा जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो रहा था, वो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो इसके चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर डायरेक्शन निश्चित हो जाती है, अर्थात जितने भी एटम थे वो एक निश्चित डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को तैयार कर लेते हैं। जैसे मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, मैंने देखा कि जितने भी एटम थे उन सभी एटम्स के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही दिशा में हो गई, और क्योंकि एक ही दिशा में हो गई इसलिए इस समय तो चुंबकीय आघूर्ण टोटल सब्सटेंस का जीरो था, क्योंकि डायरेक्शन निश्चित नहीं थी। एक जो परमाणु उत्पन्न भी कर रहा था दूसरा हो सकता है समाप्त कर देता था, एक जो एटम उत्पन्न करता था दूसरा समाप्त कर देता, लेकिन अब इसमें से सारे एटम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, अर्थात अब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है और ये बाह्य चुंबक द्वारा क्या हो सकता है, आकर्षित हो सकता है। इस सिचुएशन में अगर मैं चेक करता हूं, पूछता है क्या इस सिचुएशन में संपूर्ण पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण जीरो होगा? बेटा इस सिचुएशन में संपूर्ण पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण चुंबकीय आघूर्ण कब होता है शून्य? जब एक ने किसी डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को बनाया इलेक्ट्रॉन ने, और दूसरे इलेक्ट्रॉन ने विपरीत डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को बना लिया, तो पहले का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे से समाप्त हो जाता है। परंतु अगर दोनों एटम सेम डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को तैयार करते हैं तो यह चुंबकीय आघूर्ण दूसरे से समाप्त होने वाला नहीं है और रिजल्टेंट कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण देगा। और रिजल्टेंट अगर चुंबकीय आघूर्ण देगा, इसका मतलब जैसे पहले पदार्थ में किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी नहीं और चुंबकीय आघूर्ण शून्य था, लेकिन जैसे मैंने इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, इसके सभी एटम का जो चुंबकीय आघूर्ण था उसकी एक निश्चित डायरेक्शन बन गई और यह पदार्थ द्वारा क्या होने लगा, आकर्षित होने लगा। लेकिन एक और सोचने वाली बात बेटा, इसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
अगर आप ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हो तो चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है, चुंबकीय आघूर्ण की जो डायरेक्शन होती है वो निश्चित हो जाती है और एक बाह्य चुंबक जो है ये इसे अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। लेकिन जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र को हटा दोगे, चुंबकीय क्षेत्र में लगाने पर एटम्स के चुंबकीय क्षेत्र की आघूर्ण की व्यवस्था इस प्रकार से हुई, जैसे चुंबक को हटाया आपने फिर से हमारे एटम्स के जो चुंबकीय आघूर्ण की व्यवस्था थी फिर से ऐसी हो गई। अर्थात जैसे ही हम पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं चुंबक के तुक का गुण आता है इस पदार्थ में, लेकिन जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं पदार्थ से चुंबकत्व का गुण क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो मैं इसको भी इस चीज को लिखूंगा कि ऐसे पदार्थों में मैं क्या लिखूंगा, ऐसे पदार्थों को बाह्य चुंबक के बाह्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण आता है, उन पदार्थों में चुंबकत्व का गुण आता है, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर पदार्थ में चुंबकत्व का गुण समाप्त भी हो जाता है। हटा लेने पर पदार्थ में चुंबकत्व का गुण समाप्त भी हो जाता है, है। तो ध्यान रखने वाली बात है, पिछली बार जब मैंने आर्टिकल पढ़ा मैंने उसको बताया कि जो एटम है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं रखता है। पिछली बार जब मैंने एटम या मॉलिक्यूल था वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नहीं रखता था। इस बार एटम जो था या मॉलिक्यूल था वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को रखता है, लेकिन जब वो एटम एक अरेंजमेंट में आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खोने के बाद जब मैं इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूं तो इसमें मैग्नेटिज्म आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, क्योंकि सारे के सारे परमाणु जो हैं एक निश्चित डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र को तैयार करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देता हूं फिर से परमाणुओं की व्यवस्था या परमाणुओं के चुंबकीय क्षेत्र फिर से अपनी पुरानी व्यवस्था पर आ जाते हैं और टोटल चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये बेटा हो गया दूसरे प्रकार का पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टाइप के सब्सटेंस पर, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेटा पढ़ते हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। देखो मैं लिखता हूं वे पदार्थ जिन्हें किसी बाह्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, किसी बाह्य चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक इन्हें तीव्र आकर्षण बल से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर
लेता है। हम ऐसे पदार्थों को कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब बेटा लौह चुंबकीय पदार्थों में होता क्या है, इन पदार्थों में भी अगर मैं चेक करूंगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मैंने जैसे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया होगा, मैं जब भी इनको चेक करूंगा मैं पाऊंगा कि इनमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। अगर एक परमाणु में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, तो अगर मैं देखूंगा कि हमारे ठोस पदार्थ में बहुत सारे परमाणु हैं, ऐसे पदार्थों में होता क्या है, क्योंकि मैंने फिर से चेक किया इनका एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक किया, तो मैंने देखा इनमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अभी आप सोचो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर कम मात्रा में चुंबकीय आघूर्ण तैयार करता है, तो फिर यहां पर उपस्थित 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 4 गुना चुंबकीय आघूर्ण तैयार करेंगे। अर्थात हर एक परमाणु एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को निर्मित करेगा। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस में मैंने देखा क्या कि ऐसे सब्सटेंसेस में कई परमाणुओं का, मैंने देखा बहुत परमाणुओं का, कई परमाणुओं के समूह का, कई परमाणुओं के ऐसे समूह होते हैं जो एक निश्चित डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करते हैं। जैसे मैंने देखा कि बहुत सारे परमाणुओं के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो बहुत सारे परमाणुओं के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मैंने और चेक किया, बहुत सारे एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। और मैंने बहुत सारे को चेक किया तो मैंने देखा क्या, बहुत सारे एटम्स के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। मतलब मैं क्या चेक करता हूं कि अभी तक हर एक एटम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जब मैंने पिछला फिगर बनाया था, मैंने हर एक एटम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रैंडमली बना दी थी, कोई भी निश्चित उनकी डायरेक्शन नहीं थी। जिधर मैं पाता था हर एक एटम की एक अलग डायरेक्शन बना देता था। लेकिन जब मैं लौह चुंबकीय पदार्थों को बात करता हूं, तो लौह चुंबकीय पदार्थों में मुझे ऐसा मिलता है कि बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं जिनकी एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, दूसरे बहुत सारे ऐसे परमाणु हैं जिनकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग है, बहुत सारे ऐसे एटम हैं, मतलब ग्रुप के रूप में ऐसे ऐसे एटम हैं कि एक ग्रुप में जितने भी एटम हैं उनके सबके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, दूसरे ग्रुप में जितने एटम हैं उनके सबके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, और तीसरे ग्रुप में जितने भी एटम हैं उन सभी के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है। अर्थात ये एटम्स ग्रुप बनाकर अपने मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन को रखते हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलग होगी, लेकिन एक ग्रुप में जितने भी एटम होंगे वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करेंगे। इसलिए मैं उस भाग को, ठोस पदार्थ के उस एटम्स के ग्रुप को जिनकी मैग्नेट, अभी मैं केवल इतनी बात कर रहा हूं, इस सॉलिड सब्सटेंस में एटम का ये ग्रुप ऐसा है जिनमें से समस्त एटम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, तो मैं एटम्स के इस ग्रुप को कहूंगा, एक विशेष नाम दूंगा डोमेन। ऐसे ही बेटा एक डोमेन ये बना हुआ है, क्योंकि इस डोमेन में जितने भी एटम अवेलेबल हैं उन सभी एटम्स के जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो सेम है। ये भी बेटा एक डोमेन है, ये भी एक डोमेन है। इसका मतलब हमारे इस पूरे सब्सटेंस के फिगर में मैंने 4 डोमेन्स को बनाया है। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे डोमेन्स हैं, अब मैं इसका चेक करता हूं। सबसे पहली बात, अगर इंपॉर्टेंट मैं लिखना चाहूं तो इंपॉर्टेंट बात मैं लिखता हूं बेटा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि ये ठोस पदार्थ परमाणुओं के क्या बना लेते हैं, डोमेन। ये ठोस परमाणुओं के क्या बना लेते हैं, डोमेन बना लेते हैं। डोमेन बना लेते हैं। और बेटा डोमेन बना लेते हैं, एक डोमेन में जितने भी एटम हैं उनकी सबकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। मैं ये भी बात लिखता हूं, तथा प्रत्येक डोमेन में
तथा प्रत्येक डोमेन में जितने भी परमाणु हैं, जितने भी परमाणु हैं उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा समान है। उनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की दिशा समान है। एक बात बेटा और इंपॉर्टेंट है, अगर मैं चेक करूं तो इस डोमेन ने जितना भी चुंबकीय आघूर्ण बनाकर तैयार किया होगा इस डायरेक्शन में, उतना ही चुंबकीय आघूर्ण नीचे वाले डोमेन ने दूसरी डायरेक्शन में बनाकर तैयार कर लिया। ऊपर वाले डोमेन ने ये डायरेक्शन तैयार की, नीचे वाले डोमेन ने ये डायरेक्शन तैयार की। इसके चुंबकीय आघूर्ण से ये चुंबकीय आघूर्ण कैंसिल हो गया। सेम अगर आप इसमें देखें, ऊपर वाले डोमेन ने इधर की ओर चुंबकीय आघूर्ण तैयार किया, नीचे वाले डोमेन ने इधर की ओर चुंबकीय आघूर्ण तैयार किया, और इसके चुंबकीय आघूर्ण को इसके डोमेन ने चुंबकीय आघूर्ण ने समाप्त कर दिया पूरी तरीके से। तो ओवरऑल अगर सब्सटेंस की मैं बात करता हूं तो चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 0। तो मैं लिखता हूं इसमें संपूर्ण पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। लेकिन बेटा अभी एक और बात हमें पता करनी है कि अगर मैं ऐसे सब्सटेंस को, किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दूं तो इसके एटम्स की व्यवस्था में क्या चेंज आता है, या एटम्स के चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन में क्या चेंजमेंट आता है। तो मैं लिखता हूं कि हम इसे कैसे क्षेत्र में रख रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र में मैं इसे रख रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैंने जैसे ही इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, मैंने देखा क्या, मैंने जैसे ही इसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा, मैंने इसमें चेंज होते हुए देखा। स्ट्रक्चर में चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन में क्या चेंज होते हुए देखा? कि जो ज्यादातर एटम थे मैंने देखा क्या कि जो ज्यादातर एटम थे अब एक प्रकार के डोमेन का हिस्सा बढ़ गया है। एक प्रकार के डोमेन ने, एक प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वाले जितने भी एटम थे उनकी संख्या बढ़ गई है। जो अन्य सब्सटेंस थे, अन्य एटम थे जो अन्य डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को शो करते थे, उन एटम्स की संख्या कैसे हो गई? कम। यहां पर 6 थी, यहां पर 3 बची। इस प्रकार के डोमेन वाले चुंबकीय परमाणुओं की संख्या 6 थी, अब वो 1 बची है। और यहां जो परमाणुओं की इस प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण की अरेंजमेंट थी वो अब 3 बची है। तो जितने एटम दूसरी दिशा में भी चुंबकीय आघूर्ण को तैयार कर रहे थे, वो सारे के सारे एटम एक ही डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को तैयार करने लगे। और एक इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एटम के चुंबकीय आघूर्ण की व्यवस्था में जो चेंज आया है, अब अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दूंगा तो भी चुंबकीय पदार्थों के या परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। अब एक बार ये एटम्स का चुंबकीय आघूर्ण अगर इस डायरेक्शन में हो गया है, परिवर्तित हो गया है, अब ये डायरेक्शन कभी चेंज होने वाली नहीं है। अब क्योंकि ये डायरेक्शन चेंज नहीं होने वाली है, पिछले वाले आर्टिकल में क्या था कि हम लोगों ने जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा, डायरेक्शन चेंज हुई, हटाया, फिर से एटम्स अपनी डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण बनाने लगे।
लेकिन इसमें एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय गुण की जो दिशा हो गई, अब चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर भी ये डायरेक्शन चेंज होने वाली नहीं है। अर्थात पदार्थ चुंबक के कांटेक्ट में आने पर एक बार जो चुंबकीय गुण उसने पकड़ लिया, अब अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र हटा भी देता हूं तो वो अपने अंदर से चुंबकीय गुण खोएगा नहीं, वो अपने पास चुंबकीय गुण को रख लेगा। तो मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखना चाहता हूं यहां पे कि पदार्थ एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने के बाद जो चुंबकत्व का गुण, जो चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर लेता है, चुंबकीय क्षेत्र के हटाए जाने के बाद भी, चुंबकीय क्षेत्र के हटाए जाने के बाद भी वह चुंबकत्व का गुण नहीं खोता, वह चुंबकत्व का गुण नहीं खोता। एक बार अगर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा लोहे के टुकड़े को अगर किसी चुंबक पे रगड़ दिया जाए तो वो जो लोहे का टुकड़ा होता है वो भी एक चुंबक की भांति व्यवहार प्रकट करने लगता है। अर्थात लोहे पर के परमाणु, लोहे परमाणुओं से बना होगा, अब उसकी परमाणुओं की व्यवस्था जो डोमेन के फॉर्म में थी और वो इस प्रकार से चेंज हो गई है। अब इस प्रकार से चेंज होने का मतलब है ज्यादातर एटम्स के मैग्नेटिक डायरेक्शन एक ही हो गई है, इसलिए अब वो लोहे का टुकड़ा भी चुंबक की भांति व्यवहार प्रकट करने लगा है। आप उसे चुंबक से अलग कर दोगे फिर भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करेगा, चुंबक की भांति आकर्षित करेगा। तो बेटा ये तीसरे प्रकार का सब्सटेंस हो गया कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। अब बात आती है प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं। बेटा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को अगर मैं चेक करूंगा, इसकी डेफिनेशन अगर मैं चेक करूंगा तो लगभग वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की ही तरह होगी। तो मैं चेक करता हूं, देखो मैं पहले लिखता हूं वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में या जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक द्वारा तीव्रता से प्रतिकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित करता है, जबकि प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ को चुंबक उन पदार्थों को तीव्रता से प्रतिकर्षित करता है, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो बेटा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ की बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में एटम्स की चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन कैसी रहती है, तो बेटा प्रतिलौह चुंबकीय आघूर्ण में प्रत्येक एटम, देखो वो नंबर आ गया जब मैंने कहा था प्रतिचुंबकीय पदार्थ और प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में एक चीज का डिफरेंस था। प्रतिचुंबकीय पदार्थ में परमाणु की कोई भी चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नहीं थी, लेकिन प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में अगर एक ठोस पदार्थ है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है, कई एटम से मिलकर बना है। आपने इस बात की चर्चा की थी कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता था वो उसमें एटम के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ही नहीं थी, लेकिन प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ में एटम के द्वारा बनाए गए चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन होती है। बट ये डायरेक्शन कैसी रहती है,
एक दूसरे से अपोजिट। ये चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन जो होती है वो प्रत्येक एटम अपने साइड वाले एटम से चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को अपोजिट रखता है। इसकी दिशा नीचे से ऊपर की ओर, तो जस्ट बगल वाले एटम की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर। एटम का चुंबकीय आघूर्ण तो होता है, एटम का, इस एटम का अपना चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, इस एटम के अपने चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है, इस एटम के अपने चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, हर एक एटम के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है। परंतु अगर मैं इस पूरे ठोस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को चेक करूं तो वो पूरा ठोस पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण की कोई दिशा नहीं था, चुंबकीय आघूर्ण शून्य है। क्यों? क्योंकि ये जो चुंबकीय आघूर्ण बना रहा होगा ये नष्ट कर देता है, इसके द्वारा बनाया गया, इसके द्वारा बनाया गया ये नष्ट कर देता है, इसके द्वारा बनाया गया ये नष्ट कर देता है, इसके द्वारा बनाया गया ये नष्ट कर देता है। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? इंपॉर्टेंट चीज की बात आएगी तो जो इस ठोस पदार्थ को बनने में परमाणु लगे हैं, परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा होती है, परंतु ये परमाणु क्रमिक रूप से क्रमिक रूप से विपरीत चुंबकीय आघूर्ण, विपरीत क्रमिक रूप से, पहला ऊपर की ओर, दूसरा नीचे की ओर, फिर तीसरा ऊपर की ओर, चौथा नीचे की ओर, क्रमिक रूप से अल्टरनेट अगर देखा जाए विपरीत चुंबकीय आघूर्ण बनाते हैं। विपरीत चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करते हैं। अतः टोटल या संपूर्ण पदार्थ का मतलब ओवरऑल पूरे सब्सटेंस का चुंबकीय आघूर्ण या पूरे पदार्थ का नेट चुंबकीय आघूर्ण, नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। तो अगर मैं प्रतिचुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय में चेक करूं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में एटम्स का ही चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता था, लेकिन प्रतिलौह चुंबकीय में एटम्स का चुंबकीय आघूर्ण तो होता है, परंतु क्योंकि ये विपरीत डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को बनाते हैं, इसलिए विपरीत डायरेक्शन में चुंबकीय आघूर्ण को बनाने के कारण ओवरऑल अगर मैं चेक करता हूं, टोटल अगर संपूर्ण पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण चेक करता हूं वो 0 होता है। तो बेटा ये हो गया नेक्स्ट टाइप का सब्सटेंस। लास्ट में आते हैं लघु चुंबकीय पदार्थ। बेटा मैं लघु चुंबकीय पदार्थ को भी यहीं साइड में बना देता हूं कि लघु चुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो लघु चुंबकीय पदार्थ में जो एटम्स होते हैं वो मैंने माना कि कुछ निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, लेकिन इनमें जो एटम्स की व्यवस्था है उसमें से एटम के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा मैं थोड़ा सा अलग टाइप से बनाता हूं। ये एटम अवेलेबल है, मैंने माना इतने एटम अवेलेबल हैं, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा, इसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा समान थी, असमान, देखिए अब इसके एटम्स की व्यवस्था इस प्रकार की बनी है कि इनके सभी के चुंबकीय आघूर्ण में एक तो सबसे पहली बात नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं है। क्यों? 1 2 3 4 5 ऐसे एटम हैं जिनके चुंबकीय आघूर्ण की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और 4 ऐसे एटम हैं, 1 2 3 4 ऐसे एटम हैं जिनमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नीचे की ओर है। तो 5 ऐसे एटम चुंबकीय आघूर्ण की दिशा ऊपर, 4 एटम चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नीचे। तो आप सबसे पहले बताएं क्या नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा? ना,
नेट चुंबकीय आघूर्ण शून्य भी नहीं होगा। दूसरी सबसे खासियत कि एटम ने जो चुंबकीय आघूर्ण बनाया है ये अल्टरनेट, क्रमिक रूप से विपरीत दिशा में नहीं है। देखो कोई क्रम नहीं है इनका, दो ऊपर की ओर तो फिर एक नीचे, फिर दो ऊपर, फिर दो नीचे, तीन नीचे, फिर एक ऊपर की ओर। अर्थात चुंबकीय आघूर्ण की दिशा भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, विपरीत है। लेकिन यह विपरीत दिशा क्रमिक परिवर्तन पर नहीं आई है। तो मैं क्या लिखूंगा कि इस प्रकार के पदार्थों में, इस प्रकार के पदार्थों में परमाणुओं द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण असमान और विपरीत दिशा में होता है। दिशा में होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, पिछले वाले में क्या था, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो थी, चुंबकीय आघूर्ण की जो एटम्स की थी वो समान थी, जितने ऊपर की ओर थे उतने ही चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नीचे की ओर भी समान थी और अल्टरनेट थी। इसमें क्या बताया गया, इस प्रकार के पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा असमान, असमान का मतलब है, असमान का मतलब है दो ऊपर फिर एक नीचे, फिर तीन, दो ऊपर तीन नीचे, एक तो असमान है और दूसरा विपरीत दिशा में है कि या तो ऊपर की ओर एटम्स की व्यवस्था है या तो नीचे की ओर व्यवस्था है। मैं लास्ट नंबर एक और बात लिख देता हूं, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो, इस प्रकार के पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो आप इस बात को लिख सकते हो, क्या लिखोगे, इस प्रकार के पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो बेटा आज हमारा आर्टिकल हो गया चुंबकत्व के विषय में कि ठोस पदार्थ में कितने प्रकार के ऐसे होते हैं ठोस पदार्थ, या चुंबकत्व के आधार पर ठोस पदार्थ कितने प्रकार के पाए जाते हैं। हमने 5 प्रकार के ठोस पदार्थों को पढ़ा, उससे एग्जाम्पल को पढ़ा। बाकी के आर्टिकल को पढ़ने के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।